स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों संग पीएम की बैठक में इन 5 मुद्दों पर हो सकता है मंथन। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दुनिया में वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। कोविड-19 से सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई प्रभावित है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली यह 6ठी बैठक है। 2 दिवसीय बैठक का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये है पूरा कार्यक्रम। 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बात करेंगे। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं। जबकि 17 जून को पीएम मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इन 5 बिंदुओं पर वह चर्चा कर सकते हैं। राज्यों से मांगी जा सकती है कोरोना पर रिपोर्ट। माना जा रहा है कि पीएम मोदी सभी राज्यों से उनके यहाँ कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांग सकते हैं। जिस तरह अनलॉक 1 में ज्यादातर प्रदेशों में कई प्रतिबंधों में रियायत दी गई है, उससे पैदा हुई स्थिति को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही मुख्यमंत्रियों से कोरोना से निपटने के लिए सुझाव भी लिए जा सकते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हो सकती है अलग योजना। देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र वायरस के प्रहार से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ जिस तरह संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसने यहाँ के मुख्यमंत्रियों को चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। दिल्ली में भी स्थिति भयावह है। दूसरी तरफ गुजरात भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी इन 3 राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए एक अलग योजना बना सकते हैं। फिर से शक्ति बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। माना जा रहा है कि बैठक में शक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद संक्रमण में इजाफा हो रहा है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि फिर से शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। पंजाब ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बात का फैसला किया है कि वह अपने राज्य में शक्ति बढ़ाएगा। ऐसे में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। यातायात सुविधाओं को लेकर हो सकती है चर्चा। कोविड-19 की वजह से देश में मेट्रो, रेलवे और अन्य यातायात सुविधाओं का सीमित ढंग से संचालन हो पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस विषय पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच चर्चा हो सकती है। वर्तमान में ट्रेनों का संचालन भी सीमित संख्या में हो रहा है। ऐसे में ट्रेनों के संचालन को लेकर भी मंथन हो सकता है। क्या बढ़ सकता है लॉकडाउन, इस विषय पर भी होगी चर्चा। सोशल मीडिया सहित लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया है और कहा है कि लॉकडाउन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इस विषय पर भी पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। बिना सोचे विचारे बार बार लॉकडाउन लागू करना पागलपन, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार जिस तरह फैसले कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो लगातार लॉकडाउन लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे, आज उन्होंने बिना मोदी का नाम लिए तीखा बोला और उनकी सोच को पागलपन करार दे दिया।
राहुल ने आज जो ट्वीट किया उसके साथ एक ग्राफ भी चस्पा किया, जिससे यह साबित हो सके कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है। ट्वीट कर राहुल ने कहा कि एक ही चीज बार बार करना और फिर अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना पागलपन है। राहुल एक पहले भी ऐसा ही ट्वीट कर चुके थे, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और असक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भयावह त्रासदी। दरअसल कांग्रेस कोरोना संकट के समय मोदी सरकार के फैसलों से खासी नाराज है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक दलों की अनदेखी कर एक तरफा फैसले कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह लॉकडाउन के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस तरह उसे लागू किया गया है वह बिल्कुल गलत निर्णय था। पार्टी के नेता कपिल सिब्बल कहते हैं कि जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उस समय आपने लॉकडाउन खोल दिया, जबकि दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। आपको संकट के समय अपने लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, आखिर यह कौन सी नीति है? कांग्रेस का सीधा आरोप था कि मोदी शाह की जोड़ी को कोरोना संकट से कोई सरोकार नहीं है, वह सरकारों को गिराने और चुनाव की राजनीति में मशगूल हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का किया दावा। कंपनी ने कहा 5 से 6 दिन में ठीक हो रहे हैं मरीज, जल्द देंगे सबूत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया है कि उनकी दवाइयों से कई कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में हरिद्वार के पतंजलि शोध केंद्र ने कोरोना रोगियों को ठीक करने वाली दवा बनाने का दावा किया है और कहा है कि इस दवा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। इस पूरे मामले पर पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि कोरोना भारत में आते ही हमने वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया था। पहले सिमुलेशन की गई और ऐसे कंपाउंड्स ढूंढे गए जो वायरस से लड़ सके। हमने स्टडी के आधार पर हर तरह के कोरोना मरीज गंभीर से अत्यधिक गंभीर पर इनका टेस्ट किया। हमें 100% प्रभावी रिजल्ट मिले। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा, हमारी दवा लेने के बाद कोविड-19 रोगी 5 से 14 दिनों में ठीक हो गए और फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के लिए इलाज आयुर्वेद के माध्यम से संभव है। हम केवल नियंत्रित नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं। अगले 4 से 5 दिनों में सबूत और डेटा हमारे द्वारा जारी किए जाएंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने संस्थान में हर विभाग को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा पर काम करने में लगा दिया है। एसबीआई ग्राहक घर बैठे ऐसे खुलवाए बचत खाता, मिलेंगे ये फायदे। जी हां, कोरोना के कारण अगर आप बाहर निकलने से बच रहे हैं और बैंक में खाता भी खुलवाना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक ने आपके लिए सुविधा लॉन्च की है। आप घर बैठे ही बिना किसी पेपर के ही अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जी हां, अब आप एसबीआई के योनो ऐप के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ने फिर से इंस्टा बैंकिंग अकाउंट सर्विस को फिर से शुरू कर दिया है। इसके जरिए खाता धारक घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। योनो ऐप से घर बैठे फटाफट खुलवाएं अपना इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट। एसबीआई इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाता है। योनो के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोला जा सकता है। यह नई सेवा सिर्फ पेन और आधार कार्ड नंबर से खोला जा सकता है। ये एक पूरी तरह से पेपरलेस सर्विस है। एसबीआई इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट के सभी नए खाता धारकों को बुनियादी व्यक्तिगत रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी करेगा। बता दें कि एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस बैंक अकाउंट का नाम इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट है। इसे घर बैठे कोई भी खुलवा सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बैंक कोई चार्ज भी नहीं वसूलेगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,20,237 के पार। अब तक 9,271 की मौत।
जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,20,237 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,50,843 हैं, जिसमें से अभी तक 9,271 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,62,261 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,30,309 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 77,22,225 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 36,54,214 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 36,87,602 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले, मौतों का आंकड़ा चिंता की बात, काबू पाना होगा। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब हर रोज 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना से हो रही मौतों की संख्या चिंता की बात है, हमें इस पर नियंत्रण पाना होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बाकी देशों के मुकाबले और भारत की जनसंख्या को देखें तो हम ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि मौतों की संख्या चिंता का विषय है। एम्स के निदेशक के मुताबिक देश में केस तो बढ़ेंगे, लेकिन मौत पर नियंत्रण पाना होगा। 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी, डिस्कॉम वसूलेगा अब फ्यूल सरचार्ज। जी आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर डिस्कॉम ने अपने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं से अब फ्यूल सरचार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। डिस्कॉम अपनी योजना को लगभग अमली जामा पहना चुका है। अब उसे केवल राजधानी जयपुर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। डिस्कॉम के इस फैसले से करीब 40 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ने वाला है। 150 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों से होगी वसूली। जोधपुर डिस्कॉम ने प्रति माह 150 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। इसे बैकडेट से लागू करने की तैयारी है। इसके तहत उपभोक्ताओं से गत 2 तिमाही का फ्यूल सरचार्ज भी वसूल किया जाएगा। जोधपुर डिस्कॉम में राजस्थान के 10 जिले कवर होते हैं। इनमें जोधपुर संभाग मुख्यालय के साथ जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही के अलावा बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिला भी शामिल है। 58 पैसे प्रति यूनिट वसूल होगा फ्यूल सरचार्ज। डिस्कॉम के सूत्रों की माने तो फ्यूल सरचार्ज 58 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूले जाने की तैयारी है। इसे गत वर्ष अक्टूबर से दिसंबर और इस जनवरी से मार्च तक उपयोग में ली गई बिजली पर भी जोड़ा जाएगा। डिस्कॉम इस फ्यूल सरचार्ज को जून और जुलाई में जारी होने वाले बिलों में किस्तों के रूप में जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।